क्या हाल पढ़ले गैंग। आज हमारे साथ हैं सिफत मोंगा हु हैज स्कोर्ड अमेजिंग परसेंटेज इन क्लास 10th। रिजल्ट्स आप अपने सामने देख सकते हो और अगर क्लास 10th में एंटर कर चुके हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक डिटेल देखने वाले हैं कि कैसे इन्होंने अपनी 10th की जर्नी स्टार्ट की, फिर कौन सी बुक्स यूज़ की, कौन सी क्लासेस या कौन से चैनल्स, कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए, फिर आगे जाकर कैसे प्रिपेयर किया हाफ ईयरली के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए, एंड देन फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए एग्जाम हॉल में क्या मेंटालिटी थी कि इतने बेहतरीन मार्क्स आए। नाउ ओवर टू यू सिफात, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा इतने बेहतरीन मार्क्स में, इतने अच्छे रिजल्ट्स पे? घर पे सब लोग बहुत खुश थे, एवरीबडी वाज प्राउड ऑफ मी। Amazing, amazing. They must. You have done a brilliant thing, brother. And to start with, 9 से जब हम 10th में आते हैं, एक चेंज होता है, एक चेंज दिखता है हमें। वो चेंज आपको क्या दिखा अपने पर्सपेक्टिव में कि 9th में क्या अलग था और 10th की जब आपने बुक्स देखी, जब स्टार्ट की, तो क्या डिफरेंस था या क्या सिमिलैरिटीज थी? मैंने ये डिफरेंस नोटिस किया कि 10th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि 9th में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं किए थे, which was the major difference. Okay, so questions pattern, cause CBSE ने क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दिया था। 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, 30% सब्जेक्टिव एंड 20% ऑब्जेक्टिव। और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस में काफी अलग अलग रियल लाइफ क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह भर के दिए थे इस बार एग्जाम्स में। तो टू स्टार्ट विथ, हमेशा बोला जाता है क्लास 10th के अंदर कि NCERT इज एवरीथिंग। NCERT करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार लगानी इंपॉर्टेंट है। NCERT को आपने कैसे अप्रोच किया जब आप 10th में आए, और कैसे NCERT को इतने अच्छे से कवर किया कि आपके ये अच्छे स्कोर आ पाया? स्टार्टिंग में मैंने NCERT पे इतना एज सच फोकस नहीं किया था फॉर साइंस। मैंने मैथ्स के लिए तो स्कूल में करा रहे थे, तो मैंने NCERT कर ली थी। बट साइंस तो मैंने, जब मैं एग्जाम्स आए थे तब मैंने NCERT पढ़ी, तो मेरे को लगा कि हाँ NCERT पढ़ने की ज़रूरत है। ओके। तो NCERT आप शुरू से लाइक फोकस में नहीं रख रहे थे? हाँ। ओके, सो शुरू से आप कौन सी बुक्स कंसिडर कर रहे थे? आप ऑनेस्टली बता सकते हो कौन सी रेफरेंस बुक्स या कौन सी बुक्स आप सॉल्व कर रहे थे अलग अलग सब्जेक्ट्स में? मैं बेसिकली अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ रहा था एंड थोड़ा उधर रेफरेंस बुक से पढ़ रहा था फॉर साइंस। ओके, सो अपनी जो आपकी ऑफलाइन कोचिंग थी उसके नोट्स एंड उसके क्वेश्चंस एंड रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस, राइट? हाँ। ओके, परफेक्ट। एंड ये कॉम्बिनेशन चला रहे थे आप, लाइक आप कोचिंग को फॉलो कर रहे थे। अब होता क्या है, स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्टक है स्कूल कोचिंग में, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप एक सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो। जैसे आप अपनी जर्नी में आपने नोटिस किया कि आपने कोचिंग को फॉलो किया था, जो वो टीचर्स बोल रहे थे, जो क्वेश्चंस दे रहे थे, जो शीट्स दे रहे थे, वो आप कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि या तो आप स्कूल को फॉलो कर लो, या तो कोचिंग को फॉलो कर लो, या दोनों को ना करके खुद का एक सिस्टम बना लो। कोई बैच में आप एनरोल्ड हो तो उसको फॉलो करो, बट एक किसी सिस्टम से स्टिक होकर चलो कि आप ऑफ रोड ना जाओ, वो सिस्टम पे स्टिक रहो। तो आपने कैसे टाइम मैनेज किया और आपका क्या डेली शेड्यूल रहता था? एक बार आप वो शेयर करो सबके साथ। मेरा ऐसे प्रॉपर मेंटेन स्टडी शेड्यूल तो नहीं था, क्योंकि हर टाइम में फोकस बदल रहा था मेरा। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में मैं बैलेंस ढूंढ रहा था कोचिंग एंड स्कूल में, एंड फिर मैंने एक वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी किया था, जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए मेरा काफ़ी टाइम बीच में से चला गया था, तो मैं उसमें स्कूल की पढ़ाई बहुत कम कर पाया। ओके, सो ये जो आपने पॉइंट बोला है कि स्कूल की पढ़ाई आप बहुत कम कर पाए थे, ये पॉइंट से हमें ये क्लियर होता है कि क्लास 10th इज नॉट अ बिग डील। आप एंड में खत्म कर सकते हो क्लास 10th को अगर आपके कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर है, राइट? हाँ, मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेता था, चाहे मेरे को रिविजन का टाइम कम मिल रहा था, तो मैंने एग्जाम्स में बहुत अच्छे से रिविजन करके अच्छे मार्क्स ले आया था। ओके, मीन्स अगर हम शुरू से कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखते हैं, आप कहीं से भी पढ़ो, कोचिंग से पढ़ो, किसी बैच से पढ़ो या यूट्यूब से पढ़ो, बट शुरू से कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। जैसे 10th में आप एंटर करते हो, पहले चैप्टर आपको दिखता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके अंदर बेसिक्स क्या हैं, कैसे केमिकल रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं, प्रेडिक्ट करना सीखो, और इन सारी चीज़ों पे बेसिक्स पे वीडियो हमने बना रखी है। और वो सारा बेसिक्स पे देखो, आप यूट्यूब पे सर्च करो। बेसिक्स अगर आप शुरू से क्लियर रखोगे तो बाद में कोई भी एक बुक उठा के क्वेश्चंस अच्छे करके प्रैक्टिस ईजिली 10th जला करके आ सकते हो, जो एग्जैक्टली हमारे फ्रेंड सिफत ने किया। बात तो सही है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने नोट्स कैसे बनाए थे, या नोट्स के लिए आपने कौन से रेफरेंस मटेरियल या नोट्स किसी और के, या क्या किया था एग्जैक्टली नोट्स के लिए? पहले मैं बहुत अलग अलग जगह से इकट्ठे करके नोट्स बना रहा था, फिर मैंने धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना शुरू किया। मैंने आपके भी नोट्स देखे एंड मैंने उनको भी यूज़ किया। आपके नोट्स भी बहुत अच्छे थे। ओके, सो हमारे जो नोट्स है ना सिफत, जो हम पिछले 3 साल से दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, और हर बार 99.6 99.8% आ रहे हैं हर साल कॉन्स्टेंटली उन नोट्स से,
वो नोट्स को हमने अब ट्रांसफॉर्म कर दिया है 99 पेजेस की ई बुक में। वो ई बुक जो मैंने आपको भी भेजी थी रिव्यू करने के लिए, उस ई बुक में 99 पेजेस के अंदर पूरा सिलेबस खत्म किया गया है। सोशल का भी एक अलग ई बुक में, साइंस का अलग एंड मैथ्स का एक अलग ई बुक में, कि तुम अगर आखिरी दिन भी 2 दिन पहले भी अगर तुम्हें एग्जाम में उठते हो सो के, लास्ट में बढ़ते हैं ना सारे बैक बेंचर्स, अगर लास्ट में भी उठ रहे हो 2 दिन पहले, तो 2 दिन में उन इंटरएक्टिव 99 पेजेस को पढ़ो और पूरा सिलेबस खत्म करो। उसके बाद तुम्हें कोई रेफरेंस बुक या कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज उन 99 पेजेस में इंक्लूडेड है। और इसे तुम अभी परचेज कर सकते हो कूपन कोड यूज करके टॉपर्स 100, जिसके बाद 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ 249 में तीनों ई बुक्स ले लोगे। एंड आई वॉन्ट टू नो पर्सनली योर ओपिनियन ऑन दोज ई बुक्स, क्योंकि वो ई बुक्स मैंने आपको रिव्यू करने के लिए भेजी थी। हाँ, मुझे लगता है वो ई बुक्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप कभी भी उस 99 पेजेस से अपना सिलेबस बहुत ही कंसाइज वे में एंड बहुत ही अच्छे वे से ख़त्म कर सकते हो। नोट्स बहुत इंटरेक्टिव है, उसको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि उससे फटाफट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड रिवीजन हो जाता है। अमेजिंग अमेजिंग। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो भैया ने ऐसे ही बुलवा लिया सिफत से कि यार बोल दो कि मेरी ई बुक अच्छी है। बट टू बी ऑनेस्ट, आपको भी पता है कि पिछले 3 साल से लोग यूज कर रहे थे वो नोट्स, उनको हमने ट्रांसफॉर्म किया इस साल के लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। प्लीज जाके वो ई बुक कंसिडर करना। नीचे क्यूआर से आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब हर एक चीज है उन 99 पेजेस में। अब आते हैं मस्त प्लान है। अगले क्वेश्चन पे, विच इज अबाउट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज। मैं आपको सब्जेक्ट बताऊंगा, आपको बताना है कि क्या परफेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। स्टार्टिंग विद साइंस। साइंस में बेसिकली जो मुझे लगता है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लास में सुनना चाहिए एंड उसके बाद स्पेसिफिकली केमिस्ट्री एंड बायो में रिएक्शंस याद करने पड़ते हैं। बायो में काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है, तो उनको साइड बाय साइड याद करना चाहिए या फिर एग्जाम से पहले उसको अच्छे से याद करना चाहिए। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए। फिजिक्स में भी आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ताकि ईजिली आपके न्यूमेरिकल्स बन जाए। करेक्ट। एंड कोई बहुत टफ न्यूमेरिकल्स आते भी नहीं है 10th लेवल पे। आप कोई भी रेफरेंस बुक या क्वेश्चन बैंक से कर लोगे अगर न्यूमेरिकल्स, तो उतने लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स में। नाउ मूविंग ऑन टू सोशल साइंस। सोशल साइंस पे जो मेन प्रॉब्लम मेरे को फेस हुई थी दैट वाज मेमोरी रिटेंशन। तो मैं हर बार ही पूरा पढ़ता था क्योंकि मेरे को इतना रिटेन नहीं रहता था, बट हाँ हर बार टाइम कम लगता था, बट मेरे को पढ़ना बहुत बार पड़ता था। ओके। सोशल साइंस की बुक भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि है, चारों बुक्स, तो इसलिए ही हमने वो 99 पेजेस का इनिशिएटिव लिया है। आप जाके वो सोशल साइंस की बुकलेट ट्राई कर सकते हो। एंड नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स। मैथ्स में क्या करना चाहिए, एंड आप थोड़ा ये भी बताओ, अपने क्लासरूम में आपने डिफरेंस देखा होगा कि मैथ्स स्टैंडर्ड वालों को किस लेवल तक प्रैक्टिस करनी चाहिए और मैथ्स बेसिक वालों को किस लेवल तक करनी चाहिए। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि हाँ बेसिक में मोस्ट ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो बेसिक वालों को सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी पक्की करनी चाहिए एंड उसके बाद अपने टीचर से थोड़े बहुत रिसोर्सेज मांगने चाहिए कि हाँ इस लेवल तक करना है। कि एंड स्टैंडर्ड में भी आपको सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर्स हैं उनसे एंड आपकी जैसे 33 डेज की बुक है उससे कर सकते हो। एंड अपना कोचिंग के मटीरियल भी स्टिक करना चाहिए। किस मंथ तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपका 10th सिलेबस खत्म हो गया था और उसको सिलेबस खत्म करने के बाद आपने रिवीजन कैसे किया था 10th सिलेबस का? मेरा सिलेबस तो कंप्लीट आई कैन से आई थिंक नवंबर दिसंबर मिड तक हो गया था कंप्लीट वन टाइम। उसके बाद रिवीजन कर रहा था, तो मैंने रिवीजन में और अच्छे से एनसीईआरटी पे ध्यान दिया एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दिया कि प्रॉब्लम्स ही मेन पेपर का वो होता है कि प्रॉब्लम्स ही सॉल्व होंगी। अगर कॉन्सेप्ट आता भी है तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ओके, सो मेन आपका फोकस था कॉन्सेप्ट्स पे एंड रिवीजन के लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हो। आप सब स्टूडेंट्स कोई भी अच्छी बुक मार्केट में जो अवेलेबल उस टाइम पे, जैसे इन्होंने 33 डेज बुक ली थी, आप भी कोई एक बुक लेकर के उसको कंप्लीट कर सकते हो। प्री बोर्ड्स के बाद काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मेरा मार्क्स ख़राब हो गया और डिप्रेस हो जाते हैं कि इतने कम मार्क्स हैं तो मैं कैसे उसको हैंडल करूँगा, बोर्ड्स में मेरे भी कम आएंगे। बट कैसे इंस्टेड उस टाइम पे आपको अपनी आंसर शीट एनालाइज करनी चाहिए और क्या चेंजेस आपने लाए प्री बोर्ड्स के बाद जिससे मार्क्स इंप्रूव हुआ? एक तो मैं ट्राई टू गिव अ लॉट ऑफ पेपर्स प्री बोर्ड्स के अलावा भी मैं सैम्पल पेपर्स करके स्कूल में जाके चेक करवा रहा था टीचर्स से, ताकि मेरे को और पता लगता रहे जो अपने आंसर्स में कि मैं कहाँ पे प्रेजेंटेशन में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, कहाँ पे मेरे को कुछ एक्स्ट्रा लिखता था जो मैंने नहीं लिखा है। अमेजिंग। सो जैसे ये आपने अलग किया, लाइक जो 1% टॉपर्स करते हैं ये चीज़ें, जो खुद से एफर्ट्स करते हैं, जाके टीचर्स की हेल्प लेते हैं, बाकी बच्चों की तरह स्कूल टीचर्स को ब्लेम ना करके उनकी जितनी मदद ले सकें अपनी प्रिपरेशन में वो करते हैं, तो आप कुछ और पॉइंट शेयर करना चाहोगे जो आपने यूनिक किया, बाकी अपने क्लासरूम के स्टूडेंट से अलग किया? मतलब मेरे को लग रहा है मैंने एक तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी बहुत अच्छी रखी थी, जो
मैंने देखा था कि इतनी नहीं है बाकी बच्चों की, बट मैंने अपना लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे जाके भी उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, क्योंकि जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी तो कोचिंग में बहुत अच्छे लेवल पे उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया गया था, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हो गए थे। ओके, सो कॉन्सेप्ट इज द की। एंड अगर हम बात करें लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ओके, नो, दिस इज व्हाट ऑनेस्टली लुक लाइक्स। देखो, अब यहाँ पे ऑनेस्ट रहने से स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि यार टॉपर है वो, और वो भी एक स्टूडेंट है, वो एक कोई मशीन नहीं है, कोई एक प्रोसेस नहीं है, सिस्टम नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं है, वो भी एक इंसान है जो कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है। तो आप सबको भी यार कंसिस्टेंटली वर्क करना चाहिए। और मैं कब से इतना फॉर्मल होने लग गया यार, मैं तुम्हें अपने स्टाइल में बोलूँ तो डेली काम कर यार, थोड़ा थोड़ा पढ़, 1 घंटे पढ़, 2 घंटे पढ़, बट डेली पढ़, हो जाएगा ईजिली। व्हाट से सिफात, राइट? नाउ द वेरी लास्ट क्वेश्चन कि आपका एक बार बताओ कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, कॉज आई ऑलवेज से ये पेरेंट्स को प्राउड कराने का फर्स्ट स्टेज होता है हमारे पास, क्लास 10th का स्टेज। क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का, एक बार आप एक्सप्रेस कर पाओ तो। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं एक्चुअली अपनी कोचिंग में बैठा था, क्योंकि अब 11th शुरू हो गई है, तो तब पेरेंट्स से इतनी बात नहीं हो पाई थी। बट आफ्टर द क्लास गॉट ओवर तो पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात हुई, दे वर वेरी हैप्पी। और मेरे रिश्तेदारों का फ़ोन आया था, उन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, स्कूल ने भी बुलाया था। अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग यार, नाइस टॉकिंग टू यू। आई होप ऑडियंस को समझ में आया एक रोड मैप कि कैसे किस तरह से हम शुरू से कुछ बातों का ध्यान रख के ईजिली अच्छा वहाँ से स्कोर कर सकते हैं और 1% कैटेगरी में आ सकते हैं और पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ। एंड ज़रूर कंसिडर करना वो 99 पेजेस की बुक, वो ई बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके परचेस कर सकते हो। नोटिफिकेशन छेड़ दो, अगले कोई वीडियो मिस ना हो। एंड देन क्या, वे जाना, जा पढ़ ले।